तो राधे राधे बंधुओं, कैसे हो सारे। मैं उम्मीद करता हूँ तुमने पहला लेक्चर देख लिया होगा और आंखें पढ़ना तो बढ़िया तरीके से सीख गए होंगे। तो अब आज हमारे टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उनके करेक्शन, कि हमें देखने में कैसी कैसी दिक्कतें होती हैं, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, हम प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म में क्या पढ़ेंगे कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है लाइट का। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेनबो जो अपना इंद्रधनुष होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब देखो, सबसे पहला हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन होता है मायोपिया। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं डिफेक्ट्स ऑफ विजन का क्या मतलब है। कि डिफेक्ट्स जो हमें दिक्कतें आती हैं देखने में, कि या तो हमें पास का ढंग से नहीं दिखाई देता, या हमें दूर का ढंग से नहीं दिखाई देता है, या हमें दोनों चीजें ढंग से नहीं दिखाई देती, ना पास का ढंग से दिखाई देता, ना दूर का ढंग से दिखाई देता। इन सब चीजों को हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो सबसे पहला हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है मायोपिया। मायोपिया का क्या मतलब होता है। मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटनेस। इसका क्या मतलब है कि हमें पास की चीजें तो ढंग से दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की चीजें है ना वो ढंग से नहीं दिखाई देती। अब लेकिन ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, यहाँ पे हमारे कायदे में क्या होना चाहिए कि जब हमारी लाइट आए, लाइट आके यहाँ से इस हमारे लेंस से रिफ्रैक्ट हो और सीधा हमारे रेटिना पर इमेज बने। लेकिन जो बंदा जिसको मायोपिया है, तो उसके आई में क्या होता है, जो इमेज होती है ना वो रेटिना से पहले बनने लगती है, जिस वजह से उसको दूर का दिखाई देने में दिक्कत होती है, या फिर दूर का काफी ब्लर दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं मायोपिया। अब भैया इसको ठीक कैसे किया जाए। इसको ठीक करने का हमारे पास तरीका होता है लेंसेज। लेंसेज मतलब चश्मे लगाते हैं ना। चश्मे क्यों लगाते हैं, ताकि हमें जिसे दूर का दिखाई नहीं देता उसे दूर का दिखाई दे, जिसे पास का दिखाई नहीं देता उसे पास का दिखाई दे, जिसे दोनों नहीं दिखाई देता तो उनके अलग तरीके के चश्मे आते हैं। वो भी मैं बता दूं कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले मायोपिक पर्सन को हमें अगर ठीक करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस क्यों यूज करते हैं। अब अगर तुमने पहला चैप्टर ढंग से रिवाइज कर लिया होगा जो मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो कॉनकेव लेंस है वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब देखो, जो रेज हमारे पास पैरेलल आ रही है उन्हें हमने थोड़ा डाइवर्ज करके फिर सेंड किया इस कॉन्वेक्स लेंस पर। जो हमारी आई लेंस है ना वो तो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उस आई लेंस के ऊपर वो रेज गई कहाँ से, जब वो डाइवर्ज हुई और डाइवर्ज होने के बाद हमारे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर गई। उसके बाद ये जो लेंस हमारी रेज हैं वो होती हैं रिफ्रैक्ट। और रिफ्रैक्ट होने के बाद जो हमारी इमेज है बिल्कुल प्रॉपर रेटिना पर बनती है। अब ये भैया प्रॉपर रेटिना पर कैसे बनी, हमें कैसे पता कि ये लेंस कितना लगेगा। यही होती है उसकी पावर। पावर ऑफ लेंस पढ़ा था ना, कि कितने नंबर का चश्मा है। ये चीज डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर का चश्मा तुम्हें लगा हुआ है, ताकि इमेज जो है तुम्हारी प्रॉपर रेटिना पर बने और तुम्हें ढंग से दिखाई दे। ये होता है हमारा मायोपिया। ये नोट्स के तौर पे मैंने सब कुछ लिख रखा है, इन्हें ढंग से पढ़ लेना, सब एनसीईआरटी से ही निकाला हुआ है। इसे पढ़ लोगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कॉजेज भी मैं बता दूं। कॉजेज क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल्स। एक्सेसिव मतलब ज्यादा कर्वेचर हो जाता है हमारी आई बॉल्स का। और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल जो होती है थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसकी वजह से होता है ये काम। ठीक है, इसके करेक्शन क्या है कि कॉनकेव लेंस हमें सुटेबल पावर का यूज करना है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें एक, ये चैप्टर में नहीं है लेकिन मैं तुम्हें नॉर्मल बात बताऊँ, इस टाइम हम लोग बहुत डिवाइसेस यूज करते हैं जिनसे हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। इसलिए आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोते रहा करो, जिससे किसी भी प्रकार की तुम्हारी दिक्कतें आंखों की नहीं होंगी। वरना हर दूसरे बंदे को आजकल चश्मा लगा हुआ है, इसलिए आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये देखो ज्ञान हो गया। अब आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का क्या मतलब है। देखो, मायोपिया में क्या था, मायोपिया में हमें दूर की चीजें नहीं दिखती थी। हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती। तो हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। ये फार साइटेडनेस कहलाता है। इसमें हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम आराम से देख पाते हैं। डिस्टेंट मतलब जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तो हम देख पाते हैं, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी। लेकिन जो पास की चीजें होती हैं वो हमें थोड़ी धुंधली दिखाई देती हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पहले जब हमें पास की चीजें दिखाई दे रही थी तो हमारी जो इमेज थी वो रेटिना से पहले बन रही थी। अब दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब रेटिना के बाद इमेज बन रही है ना। उसमें कॉनकेव लेंस यूज किया था, तो इसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लो। ये याद करने का सीधा तरीका है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो भी ये याद करने का सीधा तरीका है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया उल्टा है। ठीक है, अब इसमें उसमें हमने कॉनकेव क्यों यूज किया था, क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस था, वो रेस को डाइवर्ज कर रहा था। अगर यहाँ हम डाइवर्जिंग लेंस यूज कर लेंगे तो रेटिना जितनी दूर बन रही है ये तो और ज्यादा दूर बनेगी ना। इसलिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ताकि इमेज जो है हमारी डायरेक्ट रेटिना के ऊपर बने। ठीक है,
अब देखो इसके कॉजेस क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, जो हमारी फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो कुछ ज्यादा बढ़ जाती है और आई बॉल जो होती है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, इसके करेक्शन क्या है, वही कॉन्वेक्स लेंस, यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, अब आता है हमारे पास प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया किन लोगों को होता है, प्रेस बायोपिया ज्यादातर एजेड लोगों को होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ज्यादातर होता है कि उन्हें ना पास का दिखाई देता ना उन्हें दूर का दिखाई देता। डिफिकल्टी इन सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंट विजन टिपिकली। देखो नॉर्मली तो यही होता है कि उन्हें ना पास का दिखाई देता ना दूर का दिखाई देता, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि उन्हें पास की चीजें देखने में ज्यादा दिक्कत होती है, दूर की चीजें देने लगते हैं, मतलब वो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अब इसका तुम्हें एग्जाम्पल अपने घर में ही मिल जाएगा। कोई ना कोई ऐसे तुम्हारे दादा नाना होंगे जिन्हें अगर तुम अखबार पढ़ने को दो, वो अखबार को थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं, यूं करके ऐसे करके पढ़ते हैं वो अखबार को। ये तो देखा होगा। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है, हाँ, उन्हें दूर का दिखाई देने लगता है, लेकिन जो पास की चीज है वो थोड़ी ब्लरी ब्लरी दिखाई देती है। कुछ लोगों के फादर्स को भी ये दिक्कत होगी, होती है कई लोगों को। तो इस चीज को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसके कॉज क्या है, द आईलेंस बिकम लेस फ्लेक्सिबल। अब देखो हमने वो पढ़ी थी ना अपनी सिलेरी मसल्स, हमारे सिलेरी मसल्स जिसमें मैंने वो डाइफ्राम वाला बताया था, ये डाइफ्राम होते हैं हमारे आईलेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ये जो मैंने बताया था, वो जब लगातार इतने सालों तक हमारी आंख को, हमारे आईलेंस को वो इलोंगेट और कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, तो ये करते 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 खराब हो जाते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो वीक हो जाती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये कब होते हैं, कॉमनली बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 40, ये लगभग 40 साल की एज की तरफ हमें होती है। और इसके करेक्शन क्या है, करेक्टेड विद रीडिंग ग्लासेस, बाइफोकल्स एंड प्रोग्रेसिव लेंसेज, या मल्टीफोकल कॉन्टेक्ट लेंसेज, और सर्जरी में ऑल्सो भी ऑप्शंस। मतलब क्या है इसका, एक तो सर्जरी ऑप्शन होता ही है, दूसरा है, देखो तुमने चश्मे देखे होंगे, कुछ चश्मे होते हैं जिनमें नीचे की तरफ ना एक छोटा सा लेंस और एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है, कि मतलब एक कॉनकेव लेंस लगा होता है और नीचे छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, या फिर एक पूरा कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक छोटा सा कॉनकेव लेंस लगा हुआ होता है, ताकि लोग दूर का और पास का दोनों देख पाए एक ही चश्मे से। कुछ लोग तो ये प्रीफर करते हैं, कुछ लोग ये प्रीफर करते हैं कि वो दो चश्मे बनवा के रखते हैं, एक पास का और एक दूर का। ठीक है, प्रेस बायोपिक के लिए इतना बहुत था। बाकी ये 3 स्लाइड्स ढंग से पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में, इतना बहुत है। ठीक है, अब आता है हमारे पास थिन प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन प्रिज्म। अब भैया थिन प्रिज्म क्यों लिया है आपने, देखो थिक प्रिज्म अगर आप लोगे, ओरिजिनल जो बड़ा प्रिज्म लोगे, उसमें ये चीजें नहीं होती, उसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम, तो उसको तुम बिल्कुल छोड़ दो। थिन प्रिज्म लिया है, थिन प्रिज्म ही लेना है, बात खत्म हो गई। अब देखो ये थिन प्रिज्म है। अब ये क्या है, ये जो भैया ये डॉटेड लाइंस बनी हुई है, ये क्या है, ये देखो ये स्लैंट सरफेस दिख रहा है तुम्हें प्रिज्म का। प्रिज्म तो पता है ना क्या होता है, प्रिज्म एक तरह से जैसे तुमने पिरामिड देखे होंगे, उस तरह का एक पिरामिड टाइप शेप होता है, वो ग्लास का बना होता है प्रिज्म। अपने फिजिक्स की लैब में देखा होगा तुमने, जो तुम अभी आगे चल के तोड़ोगे भी। ठीक है, तो ये एक स्लांटेड सरफेस है, देखो ये ए बी, इसके ऊपर ये डॉटेड है ना, ये हमने एक नॉर्मल बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, ये नॉर्मल है। अब यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से टकरा के रिफ्रैक्ट हो जा रही है। अब देखो बाहर क्या है, बाहर तो एयर है, वो कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। और ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म क्या है, ग्लास, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है हमारी लाइट, टूवर्ड्स नॉर्मल। ये हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाते हैं, तो यही हुआ, देखो टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो गई और फिर यहाँ पे आ गई। अब इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन दोबारा होता है, देखो यहाँ पे भी ये नॉर्मल बना हुआ है ना अपना, ये ए सी स्लांट के परपेंडिकुलर बना हुआ है नॉर्मल। यहाँ पे लाइट जो है वो दोबारा रिफ्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे लाइट दोबारा रिफ्रैक्ट होगी। तो अब ये जो ग्लास है, ग्लास है डेंसर मीडियम, और जा कहाँ पे रही है, एयर में। डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो जो हमारी लाइट है वो कहाँ शिफ्ट होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो शिफ्ट हो रही है। तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब भैया ये सब क्या बना हुआ है, ये डेल्टा क्या है, देखो मैं तुम्हें अगर बताना चाहूँ तो मैं बता देता हूँ कि देखो लाइट को जाना, अगर कायदे में देखा जाए तो ये इंसिडेंट रेस को हमने बढ़ा दिया कि लाइट को कायदे में इधर जाना चाहिए था, अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता, लेकिन लाइट जा इधर रही है, तो हमने इसको बढ़ाया, और यहाँ पे जो एंगल है इसे हमने कह दिया एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट को जाना इधर चाहिए था, वो गई इतना, तो वो कितना डेविएट कर गई, ये एंगल है। और ये एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है, देखो ये सब तुम पढ़ोगे अभी 12th क्लास में, ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर आएगा, उसमें तुम सब कुछ पढ़ोगे, इसलिए इसमें इतनी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैंने बता दिया उतना सफिशियंट है, वरना इसमें जाते जाओगे तो इसके अपने ग्राफ्स होते हैं, इसके अपने फॉर्मूलाज होते हैं, उतना डीप में जाने की अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना बता दिया उतना बहुत है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, देखो रुको, हमारे जो प्रिज्म है ना, प्रिज्म में एक चीज होती है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है भैया,
डिस्पर्जन का मतलब होता है जब व्हाइट लाइट 7 कॉन्सिक्वेंट कलर्स में बट जाए, इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। मतलब डिस्पर्जन का मतलब यही होता है बटना। तो देखो यही चीज इस प्रिज्म से, जैसे हमने ये व्हाइट लाइट निकाली ना, तो इससे टकरा के यहाँ पे 7 कलर निकलने लग गए। अब ये सब कैसे होता है देखो, यही सब लिखा हुआ है अ बैंड ऑफ कलर्स। इसमें तो डिटेल में नहीं दे रखा, मैं बताता हूँ देखो। यहाँ से हमारी लाइट आई नॉर्मल, और ये जो प्रिज्म है ना, ये लाइट को डिस्पर्स कर देता है 7 कॉन्सिक्वेंट कलर्स में। जैसे तुमने बचपन में एक लट्टू देखा होगा, उस लट मतलब खेला होगा लट्टू, मतलब क्या कहते हैं उसको, टॉप। टॉप से तुमने खेला होगा, उसमें क्या होता है 7 कलर्स बने होते हैं किसी किसी टॉप में ना, 7 कलर्स बने होते हैं, और जब उसको घुमाते हो ना वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। अगर बचपन में तुमने साइंटिफिक चीजों से खेला होगा तो ऐसे खिलौने होते थे पहले, तो वो व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। तो ये होता है कि जो व्हाइट कलर होता है ना, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। या फिर अगर कोई आर्टिस्ट होगा, तुम 7 कलर लो और वाटर कलर्स लेना और उनको मिलाओ, तो वो ना व्हाइटिश मतलब क्रीम टाइप से बन जाते हैं। प्रॉपर व्हाइट तो इसमें नहीं बनेंगे तुम्हारे, लेकिन क्रीम टाइप से बन जाता है। तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि 7 कलरों को जब हम मिला रहे हैं तो वो व्हाइट कलर बना रहे हैं। उनमें जो रेड कलर होती है उसकी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, और जो वायलेट कलर होती है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। अब ये आएगा क्वेश्चन कि भैया ये बट क्यों रहे हैं, ये डिस्पर्स हो क्यों रहे हैं। ये डिस्पर्जन हो ही वेवलेंथ की वजह से रहा है। ये जितने कलर्स हैं इन सब कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है। जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो ऊपर है, ऑरेंज जो है उसकी थोड़ी सी, और रेड वाले से थोड़ी सी कम वेवलेंथ है, येलो की उससे थोड़ी सी कम। इस टाइप से वो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में अपने आप को चेंज कर रहे हैं। अब ये वेवलेंथ क्या होता है, अब इसमें भी फिर वही बात आ जाती है कि और डीप में जानने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैं डीप में जाऊंगा तो लेक्चर की लेंथ बढ़ती जाएगी, और उसके अभी तुम्हें कोई नीड भी नहीं पड़ेगी और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। तो ये समझ लो कि क्वेश्चन भी क्या आएगा कि डिस्पर्जन क्यों हो रहा है। वेवलेंथ की चेंज, अलग अलग वेवलेंथ की वजह से डिस्पर्जन होता है, जिसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, अब देखो यही सब है, ये तुम पढ़ सकते हो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखो, जो हमारे ये जो रीजन्स होते हैं, अब ये रीजन्स कहाँ से आए ये भी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ रीजन्स होते हैं, आगे चल के तुम इसको भी पूरे डिटेल में पढ़ोगे। रीजन्स क्या होता है, अलग अलग तरह के हमारे पास वेव्स होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रो वेव्स हो गई, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, विजुअल रेज, एक्स रेज, गामा रेज, दुनिया भर की रेज होती हैं। लेकिन इनमें सिर्फ एक तरह की रेज होती है जिन्हें हम कहते हैं विजिबल रेज, जो हमें दिखाई देती है। उन विजिबल रेज का भी एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसे हम कहते हैं विजिबल रीजन। उस विजिबल रीजन के अंदर 7 कलर्स लाई करते हैं। मतलब वो विजिबल रीजन क्या होता है, वो एक रेंज होती है वेवलेंथ की। उस वेवलेंथ की रेंज के अंदर ही जो हमारा विबग्योर होता है उसकी वेवलेंथ लाई करती है। इस वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, अगर इस बात को 3 3 4 4 बार सुनना तो डाइजेस्ट होगी कि ये इंसान क्या बोल गया। ठीक है, अब इतना सफिशिएंट है अभी इतना जानने के लिए। अब आता है हमारा आइजैक न्यूटन एक्सपेरिमेंट। न्यूटन साहब हर जगह है, इन्होंने कोई फील्ड नहीं छोड़ रखी है अपनी। अब देखो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने व्हाइट लाइट ली और व्हाइट लाइट को यहाँ पे डिस्पर्स कर दिया 7 कॉन्सिक्वेंट कलर्स में। ठीक है, अब वो जो 7 कॉन्सिक्वेंट कलर्स हैं, इनको चूल आई कि इसको मेरे को दोबारा व्हाइट कलर बना देता हूँ। अब इनको दोबारा व्हाइट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक और प्रिज्म लिया और उसको उल्टा रख दिया। अब उसे उल्टा रखा तो ये 7 कलर्स हैं ये इस प्रिज्म से टकराए, और ये डिस्पर्जन की रिवर्स प्रोसेस हो गई और ये वापस व्हाइट लाइट बन गई। अब देखा जाए तो यहाँ पे कोई जादू नहीं हुआ। अगर तुम इसको राइट से देखना शुरू करो, राइट से देखोगे तो यहाँ पे व्हाइट लाइट आई, ये दोबारा 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई ना, और यहाँ से बाहर निकल गई। यही तो हम पढ़ रहे थे, यही चीज हुई है यहाँ पे भी। इसलिए कोई जादू नहीं है कि दो वो लगा दिए हमने प्रिज्म तो व्हाइट लाइट से व्हाइट लाइट बनी, कोई जादू नहीं है। वही प्रोसेस दोबारा हुई है, बस थोड़े इनवर्स तरीके से हुई है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन अर्थात व्हाइट लाइट जब डिस्पर्स हुई तो उस डिस्पर्स कलर्स को हमने दोबारा व्हाइट लाइट में चेंज कर दिया। ये था हमारे आइजैक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट। यही फिनोमिना है जिसकी वजह से हमारा रेनबो बनता है। अब रेनबो कैसे बनता है देखो, रेनबो, अब भैया आसमान में ये प्रिज्म कौन रख के आया जो रेनबो बन गया, है ना। ये डाउट तो आना चाहिए कि आसमान में किसने रख दिया प्रिज्म। आसमान में किसी ने प्रिज्म नहीं रखा। रेनबो कब बनता है, ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है। रेनबो कब बनता है, रेनबो बनता है जब बारिश होती है। बारिश में क्या गिरता है, पानी। पानी की क्या होती है, बूंद। बूंद होती है स्फेरिकल। अब स्फेरिकल क्यों होती है, उसमें सरफेस टेंशन का फिनोमिना आ जाएगा, छोड़ो। स्फेरिकल होती है बूंद, ठीक है। अब ये जो बूंद है ना, ये काम करती है किसका, प्रिज्म का। अब ये प्रिज्म का काम करती है तो इससे हमारा बनता है रेनबो। अब भैया वो कैसे बना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको स्टेप बाय स्टेप ढंग से याद कर लेना। क्या है,
कि सबसे पहले हमारे पास आती है सनरेज या व्हाइट लाइट। जो हमारी व्हाइट लाइट है सनरे वही काम करती है। और यहाँ पे होता है हमारा रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये एयर है और जो वाटर है वो होता है डेंसर मीडियम, तो यहाँ हमारा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद होता है हमारा डिस्पर्जन। इसका मतलब ये जो सनलाइट है ये 7 कॉन्सिक्वेंट कलर्स में बट जाती है। उसके बाद ये जो यहाँ पे देखो ये जो हिस्सा है रेन ड्रॉप का, यहीं पे होता है रिफ्लेक्शन, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद इस पॉइंट पे दोबारा से हमारा क्या होता है रिफ्रैक्शन, और ये हमारी रेज बाहर निकल आती है और हमें रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस ऐसे ही लिखनी पड़ेगी पेपर में कि सन से हमें व्हाइट लाइट मिलती है, जो सनलाइट होती है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है रेन ड्रॉप की सरफेस से। ठीक है, रेन ड्रॉप की सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद जो सनलाइट होती है वो डिस्पर्स हो जाती है 7 कॉन्सिक्वेंट कलर्स में, क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। इसको तुम्हें इंग्लिश में लिखना है, उनकी वेवलेंथ जो अलग अलग होती है इस वजह से वो 7 कॉन्सिक्वेंट कलर्स में चेंज हो जाती है। अब वो 7 कॉन्सिक्वेंट कलर्स में चेंज होने के बाद रेन ड्रॉप का जो अदर सरफेस होता है उससे होती है रिफ्लेक्शन। उससे रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस वो आता है रेन ड्रॉप के पहले सरफेस पे, और वहां पे दोबारा रिफ्रैक्शन होता है जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। ये हमारा फिनोमिना था रेनबो फॉर्मेशन का। इस स्टेप्स को 5-6 बार पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, और एनसीईआरटी से ढंग से रीड मार लेना। अब ये 42 डिग्री का जो डेविएशन आना है इस पे तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये आता है 42 डिग्री का डेविएशन, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ। तो तुम इस टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड मारना, उन पॉइंटर्स को लिखना ढंग से और उन्हें समझना। 4-5 बार पढ़ोगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो प्रिज्म का मैंने तुम्हें बताया था उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेनबो फॉर्मेशन, तो इसलिए इसको ढंग से कर लेना। तो अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे। अब बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना। पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी भी मैं कह रहा हूँ, पहले पहला चैप्टर ढंग से पढ़ो, फर्स्ट लेक्चर देखो, तब इस लेक्चर को देखना, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। डायरेक्ट हड़बड़ी मचाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, आप साथ साथ क्वेश्चन करते रहो, एनसीईआरटी की रीड करते रहो, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलो बाय।